गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए प्रैक्टिस सेशन में। तो प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए गए हैं एनुअल आपका टेस्ट पेपर यानी मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे साइंस के मॉडल पेपर को। और ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड में आपके जो एनुअल एग्ज़ाम होने वाले हैं, उस एग्ज़ाम में यही मॉडल पेपर पर आधारित आपके प्रश्न आएँगे। तो पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। आपको ये सेशन हम रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ढंग से वीडियो को देखते होंगे और कंसेप्ट को बेहतर ढंग से कंप्लीट करते होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस को। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल साइंस का है आपका, यानी विज्ञान है जो अनिवार्य पेपर होता है। विषय कोड है 112। आप मैच कर सकते हैं। टोटल आपका 80 मार्क्स का ये पेपर होने वाले हैं। और इसमें अगर प्रश्नों की संख्या देखी जाए तो 80 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑब्जेक्टिव 80 क्वेश्चन होगा, जो हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर 24 क्वेश्चन हैं जो आपके शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट टर्म क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन जो होंगे आपके लॉन्ग टर्म क्वेश्चन होंगे। यानी टोटल प्रश्नों की संख्या 110 यानी 110 होगी। आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 45 मिनट का समय दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आप समझ गए होंगे। चलिए, ये आपको निर्देश कुछ दिया गया है। परीक्षार्थियों के लिए जो निर्देश होते हैं वो दिए गए हैं कि क्या-क्या आपको एग्ज़ाम में करना है। कह रहा है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक पर, जो आपके उत्तर पत्रक है उन पर अपना पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का होता है, उसको निर्दिष्ट करना है, यानी वहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ये सारे आप इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा आप। और भी अगर इस पेपर की अगर बात की जाए तो ये पेपर 3 खंडों में बँटे होंगे, ए, बी और सी। ए सेक्शन जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा, बी सेक्शन जो होगा आपके शॉर्ट टर्म क्वेश्चन के लिए होंगे, और सी सेक्शन जो होगा आपके लॉन्ग टर्म क्वेश्चन के लिए होंगे। तो आप देखिए कि आपके लिए यहाँ पर आ गया सेक्शन ए, यानी कि आज के इस सीरीज में हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 80 होंगे, लेकिन आपको सॉल्व करने हैं केवल 40 क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर मेरे बच्चे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करवाएँगे आपको, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो यहाँ पर आपको ये सारे चीज़ दिए गए हैं। चलिए, तो अब हम लोगों का टेस्ट स्टार्ट होता है। पेन पेपर लेकर अच्छे ढंग से अपने जो भी इम्पोर्टेंट आपको लगेगा उसको नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? यानी कि कोई प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए कोई बल्ब है। बल्ब के सामने अगर हम किसी रुकावट वाली चीज़ को, जिससे प्रकाश आर-पार ना हो रहा हो, तो वहाँ पर क्या होगा? हमें क्या दिखेंगे बनते हुए? छाया बनता हुआ दिखेगा, या उपछाया, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? देखिए, छाया तब बनता है जब यहाँ से, जैसे ये बल्ब है, यहाँ पर हमने एक दीवार बना दिया, तो इस दीवार से प्रकाश दीवार के उस पार नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर छाया बनेगा, यहाँ पर छाया बनेंगे। लेकिन अगर इसी बल्ब के द्वारा अगर इसके साइड से होकर प्रकाश गुजर रहा है, साइड से होकर प्रकाश यदि गुजर रहा है, तो हम कहते हैं कि उपछाया बन रहा है। इस कंडीशन में क्या बनेगा? उपछाया बनेगा, यानी कि पेनुम्ब्रा बनेगा। तो यहाँ से आप देखिए कि प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देने पर क्या बनता है, तो आप यहाँ पर कहोगे कि सर छाया बनेगा। क्या बनेगा? छाया बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसी तरीका से सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यानी जो आपका प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है? 0 होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, या अनंत होता है? हमने बताया है
कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो इसका सही आंसर होगा अनंत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आप फिक्र बिल्कुल ना करेंगे, जहां हमें समझाने वाली चीजें होगी वहां अवश्य हम समझाएंगे। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्षमता होता क्या है। देखिए, क्षमता का आप फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, जिसको हम पावर बोलते हैं। पावर जो होता है 1/f होता है। 1/f होता है। f का मतलब है फोकस दूरी। f का अर्थ होता है फोकस दूरी। ये हमारा फोकल लेंथ है। आपको ध्यान रखना है कि जब हम 1/f करते हैं तो ये हमारा उत्तर मीटर में आता है। ये हमारा उत्तर मीटर में आएगा। लेकिन जब हम पावर को निकालते हैं तो 100/f करना हो, 100/f अगर करेंगे तो यहाँ पर हमारा पावर जो निकलेगा वो सेंटीमीटर में निकलेगा। बात समझ गए? तो मीटर में निकालने के लिए 1/f करते हैं और सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100/f करते हैं। तो यहाँ से हमारा क्षमता निकल जाता है। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस की क्षमता, हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इस वजह से जब हम क्षमता निकालते हैं उत्तल लेंस का तो 1/f करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हमारा फोकस दूरी धनात्मक है तो क्षमता भी हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्षमता भी हमारा धनात्मक होगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी और क्षमता दोनों धनात्मक होते हैं। और इसका उल्टा होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस की अगर बात की जाए तो अवतल लेंस में फोकस दूरी और आपका जो लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता, ये दोनों ऋणात्मक होता है। ये दोनों ऋणात्मक होता है। तो यहां से अब आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता निकालना है। 1 मीटर फोकस दूरी दिया गया है। अभी अभी हमने बताया कि पावर बराबर क्या होगा। जब हमें मीटर में निकालना, मीटर में उत्तर दिया गया है तो हम मीटर में 1/f 1/1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 डायोप्टर। लेंस की क्षमता हमेशा हम डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा? 1 डायोप्टर। और कैसा? पॉजिटिव या निगेटिव? तो आप कहेंगे पॉजिटिव। ये हमारा निगेटिव है, ये उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। यहां पर देखिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। चल, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। चल, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस किसे कहते हैं? डाइवर्जिंग। यहां पर देखिए, डाइवर्जिंग लेंस आपको कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस के बारे में आपको बताना है कि कौन सा लेंस होगा। ऑप्शन में कॉन्वेक्स लेंस है, सेकेंड है कॉनकेव लेंस है, और सी नंबर है बाइफोकल लेंस है, और डी नंबर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी उत्तल लेंस, अवतल लेंस और बाइफोकल लेंस, इनमें से कौन सा उत्तर होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं? जो प्रकाश आया और उसको बिखेर दिया, प्रकाश आया और उसको बिखेर दिया, तो हम उसे कहते हैं कि डाइवर्जिंग है। और जब प्रकाश आ रहा है उसको एक जगह सिकोड़ दे रहा है तो हम उसे कहते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस है। तो आपसे पूछा गया है कि अपसारी लेंस कौन सा होता है? ध्यान रखिएगा कि जब लेंस की चर्चा की जाए, जब लेंस की चर्चा हो तो लेंस में ध्यान रखेंगे कि लेंस, और एक हम आपको समझा रहे हैं दर्पण।
लेंस और दर्पण दोनों आप समझेंगे। दर्पण में ध्यान रखिएगा कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण जो होता है वो आपका अभिसारी होता है। अवतल दर्पण अभिसारी होते हैं और उत्तल दर्पण आपका अपसारी होता है। दर्पण में बात की जाए तो अवतल दर्पण आपका अभिसारी है और उत्तल दर्पण की बात की जाए तो वो अपसारी है। इसी तरह से अगर लेंस की बात की जाए तो लेंस में उत्तल लेंस जो होगा, उत्तल लेंस आपका अभिसारी होगा और अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस आपका अपसारी होगा। अवतल लेंस अपसारी होगा। तो हमसे पूछा गया कि अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो देखिए कि आपको प्रश्न केवल पूछा गया अपसारी, अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका आ जाए। इन 4 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अपसारी यहाँ पर दिया गया, हो सकता है कि आपसे पूछा जाता कि अभिसारी लेंस कौन सा है, तो आप उत्तर लगाते हैं उत्तल लेंस। हो सकता है पूछा जाता है कि अवतल दर्पण कैसा दर्पण होता है, तो आप कहेंगे अभिसारी दर्पण होता है। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप सही सही उत्तर नहीं लगाएंगे, फिर आप तुक्का लगा कर आइएगा कि 1 2 3 4 करेंगे, जहां 10 गिनेगा आप, हम लोगों ने भी किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हर बार ऑप्शन नंबर बी जा रहा था, बी मार दिया। आप देखिए कि अवतल लेंस है तो सही भी हो गया। तो मेरे भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है या मात्रक विहीन होता है, यानी कि यूनिटलेस होता है, क्या होते हैं? तो आप यहां से ध्यान रखिएगा कि आवर्धन होता क्या है। आवर्धन जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, एम जो होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये अपॉन हम कहते हैं कि वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अब दोनों कंडीशन में देखिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई भी हम किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे कि मीटर में मापते हैं, और वस्तु की भी ऊंचाई किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि मीटर से मीटर दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा। आवर्धन का, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, कोई भी यूनिट हमारे लिए बचा ही नहीं, तो फिर आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मात्रक विहीन होता है, यूनिट लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? और इस क्वेश्चन को हमने अपने प्रैक्टिस सेशन में कितनी बार सॉल्व कराया वो हमें भी नहीं पता। बहुत बार हमने इसको सॉल्व कराया है। आप अगर देखे होंगे बेहतर ढंग से तो ये सारे चीज याद होगा। जैसे वायु की अगर बात की जाए तो वायु की अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.003 होता है। इसी तरीका से अगर हीरा की बात की जाए तो हीरा का 2.42 होता है। बर्फ की अगर बात की जाए तो बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 होता है। इसी तरीका से अगर कांच की अपवर्तनांक पूछा जाए तो 1.51 होता है, 1.51 होते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि हमसे पूछा है कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा, सर्वाधिक अपवर्तनांक इन चारों में से किसका दिख रहा है, हीरा का। तो हम सही आंसर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अब इससे इजी क्या होगा मेरे भाई क्वेश्चन,
आपको ये सारे चीज हमने हर सेशन में डाल डाल कर इसको याद करवाया है, रटवाया है हमने। तो यहां से आप इसका आंसर सही सही लगा सकते हैं। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, एक अभिसारी लेंस बनाता है, सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव आभासी प्रतिबिंब, कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, इन दोनों के लिए हम बात बता रहे हैं। लेंस या दर्पण किसी के लिए भी, अगर लेंस और दर्पण दोनों में से दोनों अगर अभिसारी हो, अभिसारी हो, अब या तो अभिसारी लेंस हो सकता है या तो अभिसारी दर्पण हो सकता है। जब हम अभिसारी लेंस की अगर बात करते हैं तो अभिसारी लेंस कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि उत्तल होता है। और दर्पण की अगर बात करें तो दर्पण कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि सर अवतल दर्पण होता है। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं, इनका हर तरह का प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब सीधा भी बनाते हैं, प्रतिबिंब सीधा भी बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अगर सीधा प्रतिबिंब है तो इसका मतलब है कि वो आभासी भी होगा। कैसा होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। इसी तरह से आप कहेंगे कि उल्टा प्रतिबिंब भी बनता है, अगर उल्टा प्रतिबिंब है तो वास्तविक भी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब भी होगा। तो यहां से अगर इस पॉइंट को आप अच्छे ढंग से नोट कर लेते हैं कि चाहे वो लेंस हो या दर्पण हो, इन दोनों में से दोनों अगर अभिसारी है तो वो सीधा और उल्टा दोनों बनाएगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाएंगे। तो यहां से हमसे पूछा है कि अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस कह रहा है, इसका मतलब कि बात कर रहा है उत्तल लेंस का, बात कर रहा है किसके, उत्तल लेंस के बारे में चर्चा कर रहा है। और उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, देखिए कह रहा है कि आभासी भी बनाएगा तो कभी वास्तविक भी बनाएगा, हमेशा आभासी नहीं बनाएगा, कभी कभी बनाएगा। और वो भी कब, जब पोल और फोकस के बीच में हो वस्तु। सदैव वास्तविक नहीं बनाएगा, यहां कह रहा है कि कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे, और जितना हमने बताया है वो सारा का सारा आपके एग्जाम में टकराएगा मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखेंगे। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का कारण है। यानी आकाश जो हमें नीला दिखाई पड़ते हैं वो किसके वजह से, या समुद्र हमें नीला दिखाई पड़ता है किसके वजह से। तो ये सारी की सारी घटनाएं किस कारण से होता है, अपवर्तन के कारण से, परावर्तन के कारण से, प्रकीर्णन के कारण से, या इनमें से किसी के कारण से नहीं। देखिए, अपवर्तन हम किसे कहते हैं, जब एक माध्यम से किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, यानी प्रकाश का एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में हिल जाना, क्या कहलाया, अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है कि किसी सतह से टकरा कर लौट जाना, किसी सतह से टकरा कर लौट जाना परावर्तन कहलाता है। प्रकीर्णन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में विक्षेपित जो कण होते हैं, वायुमंडल में तैरते हुए जो गैसीय कण होते हैं, उनसे टकराकर प्रकाश जो होता है वो बिखर जाता है। तो इसी घटना को हम प्रकीर्णन कहते हैं। और यही प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश का जो रंग होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, नीला दिखाई देता है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन का आप आंसर सुनते हुए जाइए, जाना नहीं है मेरे भाई, सुनना है, जानना जाना नहीं है, ठीक है। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर हम अंतरिक्ष से, कहां से, अंतरिक्ष से, अगर अंतरिक्ष से हम आकाश को देखेंगे, अंतरिक्ष से अगर हम आकाश को देखते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, तो आकाश का रंग हमें काला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता।
प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है अंतरिक्ष में, इस वजह से हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है, काला दिखाई पड़ता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चल, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चल, क्वेश्चन है हमारा मेरे भाई कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है। वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण की अगर बात की जाए तो वर्ण का अर्थ होता है रंग, यानी प्राथमिक रंग हम किसे कहते हैं, तो लाल को कहते हैं, नीला को कहते हैं, हरा को कहते हैं, या इनमें से सभी कहते हैं। देखिए, एक होता है प्राथमिक रंग, एक होता है द्वितीयक रंग। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं वो हमसे पूछा गया। द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? द्वितीयक रंग की अगर बात की जाए तो जब हम प्राथमिक रंग, दो प्राथमिक रंग को मिलाते हैं तो उससे बनने वाला जो कलर होता है उसको हम कहते हैं कि द्वितीयक रंग है। तो यहां से हमसे पूछा है प्राथमिक रंग कौन होता है, तो प्राथमिक रंग लाल भी होते हैं, हरा भी होता है और नीला भी होता है। यानी कि ये तीन कलर जो है, लाल, हरा और नीला, ये तीनों के तीनों प्राथमिक रंग कहे जाते हैं। इस वजह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्राथमिक रंग तीनों है, लाल, हरा, नीला। चल, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती हैं? क्या कह रहा है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होते हैं, यानी कि लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ पर होते हैं, जहां पर प्रकाश पड़ने पर अधिक क्या होता है, साफ स्पष्ट चित्र का निर्माण होता है, यानी वहां पर हमारा फिगर स्पष्ट रूप से बनता है। तो कहां पर होता है? कॉर्निया में, पुतली में, रेटिना में। ध्यान रखिएगा कि पुतली का काम होता है कि प्रकाश को प्रवेश करने में, प्रकाश प्रवेश करने देता है। प्रकाश जो होता है हमारी आंखों में प्रवेश करता है, किससे होकर? पुतली के माध्यम से होकर। रेटिना जो होता है हमारा, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, यानी ये अधिक सेंसिटिव लाइट सेल होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कैसा कैसा? एक होता है लंब। लंब कहने का मतलब है कि बेलनाकार होता है, बेलन की तरह। और एक जो होते हैं आपका, वो शंकु की तरह होता है। किसके तरह होता है? शंकु की तरह होता है। तो दो तरह के प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाए जाते हैं। ये हमारे शंकु के लिए कलर होता है, इस बात को ध्यान रखिए। कलर को डिसाइड शंकु वाला कौन करता है? चल, तो इसका सही आंसर रेटिना हो गया कि रेटिना हमारा अधिक सेंसिटिव होता है। क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, या इनमें से कोई नहीं? यहां से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि अगर दूरदृष्टि दोष कभी भी कहा जाए तो इसके लिए देखिए, यहां पर दूर है, दो अक्षर का है, तो हम तीन अक्षर मिलाएंगे। कितने अक्षर मिलाएंगे? तीन अक्षर। तीन से देखिए, उत्तल। क्या है? उत्तल। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो दूरदृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए? तो निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट में तीन अक्षर है, अवतल में चार अक्षर है, तीन को मैच करा देना है चार के साथ। तो इस तरीका से आप याद रखेंगे। चल, नेक्स्ट। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी आपसे कह रहा है कि जब मानव नेत्र होता है, जब हम किसी भी चीज को देखते हैं, किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसका जो फिगर होता है वो हमारी आंखों पर कितने सेकंड के लिए रहता है, ये हमसे पूछा गया कि दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता, कितना होता है। जिस तरीका से हम सुनते हैं, किसी भी आवाज को अगर सुनते हैं तो हमारे कानों पर प्रभाव उसका कुछ समय तक रहता है।
तो इसी तरह से जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी आंखों पर कितने देर के लिए रहता है। तो कह रहा है कि 1/6 सेकेंड के लिए होता है, 1/10 सेकेंड के लिए, 1/16 सेकेंड के लिए, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा कि 1/10 सेकेंड ये ध्वनि का होता है। किसका होता है? ध्वनि का कानों पर प्रभाव। कानों पर प्रभाव जो होता है वो कितने देर के लिए, यानी कि कोई हम साउंड को सुनते हैं, किसी ध्वनि को हम सुनते हैं, तो हमारी कानों पर वो 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। इसी तरीका से ध्यान रखेंगे कि 1/16 सेकेंड जो होता है ये हमारे दृष्टि के लिए होता है, यानी हमारी आंखों पर इसका प्रभाव कितने सेकंड के लिए रहता है? 1/16 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझा दिए कि ध्वनि का अगर पूछे कि हमारे कानों पर कितने देर तक रहता है प्रभाव उसका, तो 1/10 सेकेंड के लिए, और जब पूछे कि दृष्टि पर कितने देर का प्रभाव रहता है, तो 1/16 सेकेंड के लिए होता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है। सबसे पहले तो जानेंगे कि वाट किसका मात्रक है। वाट जो है किसका मात्रक है, तो आप कहेंगे शक्ति का, यानी कि पावर का मात्रक है। किसका है? पावर का मात्रक है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। पावर क्या होता है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर जो होती है वो शक्ति कहलाता है, यानी कि 1 सेकंड में आप कितना काम कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि शक्ति है। ये हमारी शक्ति है कि 1 सेकंड में हम कितना रोटी खा ले रहे हैं, ये रोटी खाने का कार्य है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि कार्य करने की दर। तो कार्य और दर का अर्थ होता है समय। दर का अर्थ क्या होता है? समय। कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सेकंड होता है। तो यहां से हमारा उत्तर क्या होगा मेरे भाई? हमसे वाट के बराबर पूछा था कि क्या होता है, तो वाट के बराबर, इसी को हम कहते हैं कि ये वाट है। इसी को हम क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। पावर का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चल नेक्स्ट कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। आप ध्यान रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो जूल में अगर कभी भी पूछा जाए तो 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल जो होता है ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। और यही 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल जो होता है, इसी को हम कहते हैं कि एक यूनिट। क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। यानी कि जब 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल का खपत होता है, तो हम कहते हैं कि मेरा मीटर 1 यूनिट का खपत दिखा रहा है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी अभी हमने पढ़ाया कि विद्युत शक्ति का मात्रक ये रहा, ये रहा। कोई नहीं कह सकता है कि सर हमने नहीं पढ़ाया। ये देखिए विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर किसके साथ जाएंगे आप? तो आप कहेंगे वाट के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? वाट के साथ जाएंगे। तो ये हमारा सही आंसर हुआ। देखिए कि आपको प्रश्न आने से पहले हम सारे चीजों को सॉल्व करवा देंगे, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ये रहा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करवाया है। कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है। अभी अभी हमने सॉल्व कराया कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है।
तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है हमसे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ताकि उनको भी इससे क्लास का लाभ मिल सके। चल, तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को अवश्य शेयर करते होंगे। क्या हुआ? सेव फर्स्ट और डिलीट सम। एक मिनट रुकेंगे जरा आप। यहाँ पर सेव कैसे हुआ? चल, ये रहा। क्वेश्चन है बच्चे, कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? यानी राइट हैंड, राइट थंब रूल कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल किसने दिया था? तो कह रहा है मैक्सवेल के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा, फ्लेमिंग के द्वारा, ऑस्टेड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, ध्यान रखिएगा कि ऑस्टेड ने बताया था क्या? तो विद्युत से चुंबक बनाने का, विद्युत से चुंबक बनाने क्या, विद्युत से चुंबक बनाने की जो घटना थी वो किसके द्वारा दिया गया था? ऑस्टेड के द्वारा दिया गया था। और यहीं पर आप ध्यान रखेंगे एक फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या था? चुंबक से विद्युत बनाने का, चुंबक से विद्युत बनाने का सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे के द्वारा दिया गया था। यानी कि जब हमें विद्युत से चुंबक बनाना होगा तो ये नियम दिया था ऑस्टेड ने, और जब हमें चुंबक से विद्युत बनाना होगा तो ये नियम दिया था फैराडे ने। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत मेरे भाई किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहेंगे आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने फॉर्मूला दिया था E बराबर एम सी स्क्वायर, E बराबर एम सी स्क्वायर इन्होंने फॉर्मूला दिया था। इन्होंने कहा था कि ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। फ्लेमिंग के दो नियम हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और एक है आपका दाएं हाथ का नियम। तो याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ के नियम, जब भी आपसे कहे कि मोटर, मोटर फ्लेमिंग के किस नियम पर आधारित है? तो बाएं हाथ के नियम पर आधारित है मोटर, और दाएं हाथ के नियम पर आधारित है डायनेमो। डायनेमो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित सिद्धांत है, पर आधारित है, और बाएं हाथ के नियम पर आधारित है आपका मोटर। लेकिन हमसे पूछा गया है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। और मैक्सवेल ने क्या नियम दिया था? उन्होंने कहा था कि अगर किसी वायर से, अगर किसी चालक से हम विद्युत गुजार रहे हैं, यदि किसी चालक से विद्युत गुजार रहे हैं, तो अंगूठा धारा की दिशा बताएगा, अंगूठा धारा की दिशा बताएगा, और हमारी जो बची हुई अंगुलियां हैं, जो बची हुई अंगुलियां हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो मैक्सवेल के द्वारा कहा गया जो नियम था, चल
समझते हैं बच्चे? बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा था, इस वजह से हम रुक गए थे। क्या कह रहा था मैक्सवेल ने? मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई चालक तार है तो उस चालक तार में यदि धारा प्रवाहित की जाए तो अंगूठा जो होता है वो धारा की दिशा बताएगा। अब जैसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो यह अंगूठा धारा की दिशा बताएगा, और बची हुई अंगुलियां जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। वो क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। तो मैक्सवेल के द्वारा ही दिया गया था दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चल अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि विद्युत फ्यूज जो होता है वो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर या तापन प्रभाव पर, तापन सिद्धांत पर कार्य करता है। तापन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी तापन सिद्धांत को हम उष्मीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसी तापन सिद्धांत को हम उष्मीय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब यहीं से आपको कभी भी प्रश्न आ जाए कि जो विद्युत फ्यूज होता है उसका गलनांक क्या होता है, पूछ देता है गलनांक इसका क्या होता है, उच्च होता है या निम्न होता है? तो ध्यान रखेंगे। अब आपसे इसका सही आंसर आप खुद बताएंगे। हमने इस चीज को बताया है कि गलनांक इसका उच्च होता है या निम्न होता है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी आप बताएंगे कि जो फ्यूज बना होता है, फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज का जो तार होता है वो किस धातु का मिश्र धातु से बना होता है? ठीक है, ये आपको बताने हैं। दो क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। आप जब उत्तर बताएंगे तो 1 और 2 लिख कर बताएंगे। ठीक है, चल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर है किसके? 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है? देखिए, कभी भी आपसे पूछा जाए 1 मिली एम्पियर तो ये 0.001 एम्पियर के बराबर होता है। 0.001 एम्पियर के बराबर होता है। तो यहां से हमसे पूछा गया है 10, ऑप्शन दिया गया है 10 के पावर -1, यहाँ दिया गया 10 के पावर -2, सी नंबर दिया है 10 के पावर -3 और डी नंबर दिया है 10 के पावर -6। क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1000, यानी 1/1000 हम लिख सकते हैं? ये दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है। या तो आप कहिए 0.001 एम्पियर या कहें आप 1/1000 एम्पियर कह दीजिए। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर -3 एम्पियर, 10 के पावर -3 एम्पियर। तो ऐसा ऑप्शन कौन से मैच कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अगर हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो हम प्रतिरोधक को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे, या दोनों में जोड़ना होगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो सकते हैं? तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे श्रेणी क्रम का अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो क्या होता है, आर नेट जो होता है यानी नेट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 होता है। इसी तरीका से अगर पार्श्व क्रम में पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला आर नेट क्या होता है? तो आप कहेंगे कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो। इसी तरह से चले जाते हैं एंड टर्न तक। तो अगर हम यहां से देखें तो हमें प्रतिरोध अगर बढ़ाना है तो जैसे हम मान लेते हैं कि 3 प्रतिरोध है 2 तो अगर इसे श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे तो 2 कितना हो गया? तो आप कहेंगे कि 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि प्रतिरोध को मान बढ़ाना है हमें, तो प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो हमने 3 प्रतिरोध जोड़ा तो 6 ओम आया। अब पार्श्व में हम जोड़ते हैं तो क्या होगा? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2
2 हो गया, 1/r इक्वल, यहाँ से देखेंगे तो 3/2 हो गया, 1/r इक्वल 3/2 हो गया। तो यहाँ से अगर r देखा जाए तो 2/3 हो गया, यानी ये 0.667 आ गया, ये इतना ओम आ गया। तो आप ही जरा हमें बता दीजिए कि यहाँ पर R जो आया है वो 6 ओम आया है और यहाँ पर R जो आया है वो किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 6.667 ओम के बराबर है। तो यहाँ पर मान किसका बढ़ रहा है? प्रतिरोधकों को जोड़ने पर किस क्रम में मान बढ़ रहा है? तो आप कहेंगे कि सर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोधों का मान बढ़ जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? श्रेणी क्रम। अगर घटने का पूछा होता, यहीं से आप समझेंगे कि अगर घटने के लिए पूछा होता कि किसमें प्रतिरोध का मान घट जाता है, तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा किसमें? तो आप कहेंगे कि समानांतर में। ऐसे ही एक और प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम प्रतिरोधकों की संख्या बढ़ा दें, प्रतिरोधकों की संख्या बढ़ा दें तो किसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा? किस क्रम में? श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम में? तो यदि प्रतिरोधकों का मान बढ़ाएंगे तो श्रेणी क्रम में बढ़ जाएगा और समांतर क्रम में घट जाएगा। लेकिन घटाने की बात कहा जाए तो समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में दोनों में से आपको देखना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग द कॉइल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली में हम किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? फेरस का करते हैं, लोहा का करते हैं, चांदी का करते हैं, नाइक्रोम या तांबा का, किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक हीटर जो होता है, जितने सारे हीटर होते हैं उसमें नाइक्रोम का तार इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बल्ब की अगर बात की जाए, कभी भी आपसे अगर बल्ब का पूछा जाए कि बल्ब में किसका इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखेंगे कि बल्ब में हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं, बल्ब में टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? NH3, NH3 को हम लोग अमोनिया कहते हैं, अमोनिया है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या हो सकते हैं? आपसे क्या कहा गया है? अमोनिया हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे हम आपको गैसेज का नाम बताते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। पहला ध्यान रखिएगा CFC, पहला जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। और सेकंड नंबर आपको याद रखना है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो यहां से ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको ध्यान रखना है कि CFC और CO2 ये दोनों ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होगा तो हमारे ओजोन परत में छिद्र होंगे और ओजोन परत में छिद्र होगा तो हमें पराबैंगनी किरण से नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। चल क्वेश्चन है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है, यानी विच एमोंग द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल, यानी कि आपसे जीवाश्म ईंधन के बारे में पूछा गया है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ऑल ऑफ द एबव है, कोल है, क्या हो सकते हैं? पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला या उपयुक्त सभी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जीवाश्म ईंधन हम किसे कहते हैं। जीवाश्म ईंधन हमेशा हम लोग जीवों के अंश को कहते हैं, जीवों के अंश से बने
जीवों के अंश से बने ईंधन को हम जीवाश्म कहते हैं। जीवों के अंश से बने हुए ईंधन को हम लोग जीवाश्म के नाम से जानते हैं, यानी उसे जीवाश्म कहते हैं। अब जीवों के अंश कहने का अर्थ क्या है? जीव हम किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि जंतु, जीवों में क्या आ जाता है? जंतु आ जाता है, पेड़ पौधे आ जाते हैं, और क्या आते हैं? तो आप कहेंगे कि बैक्टीरिया आ जाता है, बहुत सारे जीव आ जाते हैं। ठीक है, हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, जंतु और पेड़ पौधे। इसी से आप समझ जाइए कि या तो वो पेड़ पौधे के अवशेष से बना होगा, पेड़ पौधे से बने होंगे, या जंतु के अवशेष यानी उनकी हड्डियां से बने होंगे। यानी जब उनकी हड्डियां भूमि में दब जाती है तो उन पर अधिक प्रेशर होता है, अधिक हीट पड़ते हैं, तब वो धीरे धीरे पेट्रोलियम बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? पेट्रोलियम भी मेरा जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन के श्रेणी में आता है, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैसेज भी है, वो हमारे जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है क्या? सूर्य, सूर्य या अन्य तारे। देखिए सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। तो सूर्य कहिए और साथ ही साथ कह रहा है कि अन्य तारा, उनके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित किया जाता है, यानी विशाल ऊर्जा उत्सर्जित किए जाते हैं। तो उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन है, या नाभिकीय संलयन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे पहले समझिए कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के नाभिक जो होते हैं वो विस्फोट कर जाते हैं। किसी भी पदार्थ के जब नाभिक विस्फोट करते हैं, यानी उसमें का जो न्यूट्रॉन होता है वो विस्फोट करता है, तो उसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन पर ध्यान रखिएगा कि परमाणु बम होता है आधारित। परमाणु बम जो होते हैं वो किस पर आधारित होता है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं कि नाभिक संलय, नाभिकीय संलय। यानी एक नाभिक किसी दूसरे नाभिक से जुड़ जाएगा, दूसरे नाभिक तीसरे नाभिक से जुड़ेगा, और इस तरीका से एक बड़ा नाभिक का निर्माण करेगा। और उसमें क्या होते हैं कि बहुत ऊर्जा का निर्माण होता है, इस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे कि सूर्य तथा अन्य तारों में जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा? तो आप कहेंगे कि नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर भी सही होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध है, टिहरी बांध है, चल कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए, या बिजली उत्पादन के लिए, इनमें से सभी। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि जब भी बांध का निर्माण होता है, जब भी डैम का निर्माण होता है, तो डैम के निर्माण में तीन पर्पस होते हैं छिपे हुए। पहला पर्पस होता है कि किसानों को सिंचाई देने के लिए, यानी किसान अपनी भूमि को सींच सके, उनको पटा सके। तो पहला वर्ग ये होता है। दूसरा काम होता है कि उनसे बिजली का उत्पादन करना, यानी डैम का जब निर्माण होता है तो बिजली के उत्पादन के लिए भी किया जाता है, और साथ ही साथ जल की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। यानी कि गांव मोहल्ले में जल भेजने के लिए, उनको उम, पीने योग्य जल देने के लिए भी बांध का निर्माण किया जाता है। तो बांध का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, तो उनके तीन पर्पस मुख्यतः छिपे होते हैं। पहला
कि जल की आपूर्ति कर देना, दूसरा सिंचाई का साधन उपलब्ध कर देना और साथ ही साथ बिजली का उत्पादन भी करना। तो यहाँ से जो टिहरी डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ था उसका मुख्य कारण क्या थे? तो आप कहेंगे भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली प्रोडक्शन। तो इनमें से सभी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो देखिए बोर्ड ने कोई ज्यादा आपके मेहनत लायक क्वेश्चन तो सेट नहीं किया है, फिर भी आपको इस तरीका से हम सॉल्यूशन करवाते हैं कि प्रश्न कहीं से भी एग्जामिनर बनाए तो आप क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल ना आए मेरे भाई। पूरी तरीका से क्वेश्चन का धुआं धुआं करके आना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चल, क्वेश्चन है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौनों में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है डेनियल सेल का, सौर्य सेल का या सूखा सेल का? किस सेल का उपयोग किया जाता है जब हम खिलौना बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि खिलौना बनाते समय हम सूखा सेल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सूखा सेल। इसी को हम शुष्क सेल भी कहते हैं, ड्राई सेल भी कहते हैं। ड्राई सेल के भी नाम से इसे जाना जाता है, यानी सूखा सेल के नाम से। क्वेश्चन है जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कह रहा है कि विच गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर। क्या हो सकता है? ओजोन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन। देखिए कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन किया गया है, तो जल बना किससे है? तो आप कहेंगे जल का फॉर्मूला तो H2O होता है, इसको हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया यानी विद्युत गुजारा है। तो जब हम विद्युत गुजारते हैं तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। हाइड्रोजन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। तो ध्यान रखिएगा कि बीकर में दो रड लगे होते हैं, एक को कहते हैं एनोड और एक को कहते हैं कैथोड। एक को कहते हैं कैथोड, एनोड और कैथोड। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड हमारा निगेटिव होता है। तो जब इसमें हम विद्युत गुजारेंगे, जब इसमें हम विद्युत गुजारेंगे तो हमारा क्या होगा? ये H2O जो था ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर क्या होता है? तो आप कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि H प्लस आयन में और O माइनस आयन में टूटेगा। तो ये प्लस वाला निगेटिव की ओर भागेगा, प्लस वाला आयन निगेटिव की ओर भागेगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव आयन जो होगा वो किधर भागेगा? यानी H प्लस आयन जो है, यानी हाइड्रोजन गैस जो है कैथोड की ओर जाएगा और ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारा एनोड की ओर जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि जल में वैद्युत अपघटन कैथोड पर कौन सी गैस होगी? कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्शन गिवन बिलो। यानी कौन सा अभिक्रिया जो है जिसके संबंध में सही उत्तर दिया गया है। यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है ZnO प्लस सी, रिएक्शन हुआ है तो Zn प्लस CO बना है। तो कह रहा है कि ZnO का उपचयित हुआ है। उपचयित कहने का मतलब ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। कह रहा है कि कार्बन रिड्यूस्ड हुआ है, कार्बन का ऑक्सीडाइजिंग हुआ है। अब यहाँ पर समझते हैं कि अपचयन और उपचयन के, अपचयन और अपचयित क्या होता है। देखिए एक होता है उपचयित और एक होता है अपचयित। एक है उपचयित और एक है आपका अपचयित। उपचयित किसको कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और इसको कहते हैं रिड्यूसिंग। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है।
जब ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो हम उसे कहते हैं कि उपचयित हो, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है। और रिड्यूसिंग किसे कहते हैं? जब हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, हाइड्रोजन क्या होते हैं? जुड़ते हैं, हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो हम कहते हैं कि उसका क्या हुआ? अपचयित हुआ, यानी रिड्यूसिंग हुआ। तो हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर देखिए जेड एन ओ उपचयित हुआ है। क्या जेड एन ओ में ऑक्सीजन जुड़ा है? अरे नहीं मेरे भाई, जेड एन ओ से ऑक्सीजन हटा है, और अगर हटा है तो ये उपचयित नहीं अपचयित होना चाहिए। क्या होना चाहिए था? अपचयित होना चाहिए था। कार्बन अपचयित हो रहा, देखिए कार्बन पहले से अकेले था, इसके साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तो मेरे भाई कार्बन अपचयित नहीं हुआ है, ये उपचयित हुआ है। ये क्या हुआ? उपचयित हुआ है, तो बी नंबर भी नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड अब उपचयित हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हुआ है, तो यहां क्या होगा? चल, तो यहां पर कार्बन का क्या हुआ है? उपचयित हो रहा है, यानी कि यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपका, तो कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप कौन सी गैस बनता है। देखिए, जब जिंक को हम HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो होगा क्या? तो ध्यान रखिएगा कि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से अधिक रिएक्टिव होता है, तो अधिक रिएक्टिव होने के कारण ये Zn जो है वो Cl के साथ बैठेगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस हमारा बाहर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, चल तो आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं।